Yes, good morning class. Hello students. Students, today we discuss chapter 5 of history and part 4 discussed in this video. We already discussed three parts of this chapter, and then as today we discuss chapter 4, part 4 discussed in this video. Yes, in part 4 we discussed result and effect of the revolt. What was the effects and result of 1857 revolutions? 1857 का जो रिवॉल्यूशन आया था उसके क्या रिजल्ट्स थे या उसके क्या इफेक्ट्स आए थे वो हम यहाँ पर देखेंगे. यस, although the revolt was suppressed. फर्स्टली हमने देखा था कि पार्ट 3 में भी हमने देखा था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो रिवॉल्ट को 1857 में जो रिवॉल्ट को क्या करने की कोशिश की थी, सप्रेस मतलब उसे दबाने की कोशिश करी थी. तो हमने ये देखा था द स्टोरीज ऑफ द रिवॉल्ट प्रोवाइडेड एन इंस्पिरेशन टू द इंडियन पीपल एंड प्रिपेयर्ड देम सून फॉर अ मोर पावरफुल नेशनलिस्ट मूवमेंट. लेकिन बट जो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, भले ये रिवॉल्ट फेल हो गया था किसी भी रीजन से, बट जो इसकी स्टोरीज है वो कहीं ना कहीं जो इंडियन जो पीपल है उनको क्या कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी उन्हें आगे बढ़ने के लिए, या जो ब्रिटिश है उनसे फाइट करने के लिए मोटिवेट कर रही थी कि हमें उनसे फाइट करना चाहिए. अगर हम एक यूनिटरी फॉर्म में ब्रिटिश से क्या करेंगे, फाइटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे और जो ब्रिटिश है उन्हें भारत से बाहर निकाल पाएंगे. यस, फिर देखिए तो कहीं ना कहीं जो एक पावरफुल मूवमेंट ये रहा है. द रिवॉल्ट हैड फार ग्रेटर consequences फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ ये पूरा जो रिवॉल्ट हुआ था इसमें काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले थे, और ये कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो किस वजह से थे कि जो चेंज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, ये इस रिवॉल्ट के बाद अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ही क्या कर दिया था, उन्होंने चेंज कर दिया था. तो ये हम देखेंगे क्या रिजल्ट्स और इफेक्ट्स जो इसके मतलब क्या परिणाम आए थे और क्या इफेक्ट मतलब क्या प्रभाव 1857 की इस रिवॉल्यूशन का हमने पढ़ा था, ये हम देखेंगे. तो फर्स्ट है एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चेंज इंट्रोड्यूस इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सबसे फर्स्ट क्या किया, जो रूल्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. उन्होंने जो रूल्स थे उनमें कुछ चेंजेस वो लोग लेके आए ताकि जो इंडियंस है दोबारा से इस तरह से अटैक ना कर सके उसके लिए. यस, देखिए फिर है उसके अंदर देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन. अब जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज, जो वहाँ के राजा था ब्रिटेन के, उनके पास चला गया. गवर्नर जनरल वॉज इन एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसराय. पहले जो हमने पढ़ा था जनरल और गवर्नर बोलते थे. जो ब्रिटेन के जो ये हेड जो थे, जो इंडिया में थे, उन्हें जनरल या गवर्नर नाम दिया था. अब जो उन्हें क्या नाम दिया गया, वाइसराय नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया उन्हें, वाइसराय. फिर देखिए क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. अब उन्होंने एक सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट करी कि इंडिया में एक और जो पोस्ट लेके आए कि सेक्रेटरी की पोस्ट लेके रहा है. देन थर्ड जो उन्होंने चेंजेस किए थे, इंडियन काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड. और उन्होंने एक काउंसिल बनाई थी, उसमें उन्होंने कितने मेंबर क्रिएट किए थे, 15 मेंबर्स उन्होंने क्रिएट किए थे. सेकंड जिसका हमें इफेक्ट देखने को मिला है इस रिवॉल्ट का, वो है कि पॉलिसी टूवर्ड द इंडियन प्रिंस एंड चीफ. अब जो पॉलिसी वो कुछ और पॉलिसी जो इंडियन जो चीफ थे मतलब इंडिया के जो मुखिया थे या प्रिंस जो थे उनके लिए वो क्या पॉलिसी लेकर आए थे अंग्रेज, वो हम डिस्कस करेंगे. थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी. आर्मी को उन्होंने किस तरह से अंग्रेजों ने ऑर्गेनाइज किया, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. देन वी डिस्कस सोलेमन प्रॉमिसेस मेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, कि किस तरह के जो प्रॉमिसेस लोगों से किए गए इंडिया के लोगों से, वो हम देखेंगे. एंड लास्टली वी डिस्कस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कि किस तरह से इंडिया के लोगों में जो राष्ट्रीयता अपने देश के लिए जो एक उनके अंदर फील जो डेवलप हुआ वो हम लोग यहाँ देखेंगे. तो फर्स्टली इन डिटेल में डिस्कस कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रूल जो उन्होंने चेंज किया वो हम यहाँ देखेंगे. यस, एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चेंज इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. यहाँ ये बोल रहा है जो
कंपनी था, जो कंपनी थे उन्होंने अपने कुछ रूल्स में क्या किए, चेंज किए और एक नया सिस्टम वो लोग लेके आए, या नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो लोग लेके आए जो ब्रिटिश थे वो। द रिवॉल्ट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। सबसे फर्स्ट यहाँ ये बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इंडिया पर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड that it was unwise to leave the government to such a vast country in hand of private ट्रेडिंग कंपनी। अब जो ब्रिटेन है उन्हें क्या लगने लगा कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, तो उन्हें लग रहा था कि हमने जो प्राइवेट कंपनी के हाथों में एक पूरी कंट्री को देकर, इंडिया एक पूरी कंट्री थी, इतनी बड़ी कंट्री थी, तो उस कंट्री को एक सिर्फ प्राइवेट कंपनी के हाथ में देकर सही किया है या नहीं किया। तो उन्हें लगा कि ये हमने मिस्टेक करी है, गलती करी, तो इसलिए उन्होंने चेंज किया कि अब जो उन्होंने सारा पावर क्या कर लिया, जो ब्रिटेन सरकार थी, ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। अकॉर्डिंग एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास, एक एक्ट उन्होंने पास किया, एक नया लॉ या कानून वो लेके आए हैं, जो को कब पास हुआ था, वो 2 अगस्त 1858 को। दिस एक्ट ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। यहाँ ये बोल रहा है, ये जो एक्ट है, ये जो ट्रांसफर उन्होंने किया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कंपनी थी टू क्राउन ऑफ इंग्लैंड, कि अब जो डायरेक्ट इंग्लैंड से जो भी हैंडल होगा इंडिया के अंदर, जिस तरह भी रूल रेगुलेशन जो भी हैंडल करेगा वो कहाँ से होंगे, इंग्लैंड से ही होंगे। यस, फिर देखिए, इंडिया वॉज नाउ टू बी गवर्न बाय एंड इन नेम ऑफ हेयर मैजेस्टी, और अभी वहाँ पर एक हेयर मैजेस्टी को उसे गवर्न के लिए भेजा गया इंडिया में। द गवर्नर जनरल नाउ रिसीव एन एडिशनल टाइटल ऑफ वायसराय, क्राउन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। जो अब पहले जो इंडिया में जो हैंडल कर रहे थे वो जनरल और गवर्नर थे, अब ये जो टाइटल, उन्हें क्या टाइटल मिल गया, वायसराय का टाइटल मिल गया, एक एडिशनल टाइटल। वो डायरेक्ट मतलब ब्रिटेन की सरकार को रिप्रेजेंट करते थे, डायरेक्ट इसको रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्हें तो वो डायरेक्ट जो भी यहाँ इंडिया में हो रहा है, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रही थी थ्रू वायसराय। यस, नेक्स्ट we discuss on page number 57, companies board of council and court of director were abolished। अब उन्होंने जो कंपनी के जो कंट्रोल बोर्ड था, मतलब बोर्ड मेंबर्स थे या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उन सबको एबॉलिश खत्म कर दिया। ऑल देयर पावर वर ट्रांसफर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और सारे पावर्स उन्होंने किसको दे दिए, सेक्रेटरी को दे दिए। तो इस तरह से वो चेंजेस किए। जो सेक्रेटरी उन्होंने पहले बोर्ड ऑफ काउंसिल थे, क्या स्टेट के अंदर भी अलग अलग क्या थे, कोर्ट में डायरेक्टर्स थे, तो उन सबको हटा के उन्होंने जो पावर है किसके हाथों में दे दिया, सेक्रेटरी के हाथों में दे दिया। नाउ थर्ड वन इज द इंडिया काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स was constituted to assist the Secretary of State for India। अब यहाँ ये बोल रही जो इंडिया काउंसिल है, उन्होंने जो 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई, 15 लोगों का क्या बनाया, ग्रुप बनाया या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। थ्रू दीज मेजर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस मेजर के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा अज्यूम किया डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इंडियन में किस तरह से हैंडल करना, प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था, उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले ली। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले जो मीडिएटर का जो वर्क थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी सारा हैंडल कर रही थी, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर कौन आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद आ गई थी। यस, अब हम देखेंगे पॉलिसी टूवर्ड द इंडियन जो प्रिंस थे या इंडियन जो रूलर्स थे, उनके लिए क्या जो लेकर आए हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमने जो रूल चेंज किए वो देखा है। सेकंड अब हम देखेंगे पॉलिसीज जो क्या लेकर आए हैं वो देखिए। क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स द इंडिया स्टेट्स। अब जो क्वीन विक्टोरिया थी, रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, एक प्रोक्लेमेशन वो लेके आई 1858 में कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो अब क्या करेगी, जो इंडिया के जो स्टेट्स है, इंडिया के जो राज्य है, उनको एनेक्स, उन पर कब्जा नहीं करेगी। फिर सेकंड देखिए, ऑल द टेरिटरीज दैट हैड बीन कंक्लूडेड बाय द कंपनी विद प्रिंस वुड बी ऑनर्ड। मतलब जो कंपनी है वो एक प्रिंस, मतलब जो प्रिंस है उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, मतलब जो राजा है वो राज कर रहा है तो उनका जो प्रिंस है वो ही वहाँ पर क्या करेंगे, रूल करेंगे। फिर जो वो लेकर आई है देखिए, द राइट ऑफ एडॉप्शन एंड सक्सेशन वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज। बट हाँ ये उनके कि
कंपनी ने मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क करना होगा। However, they met to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount. Thus, the Indian ruler were to hold their kingdom and subordinate of the British crown. मतलब इसके अंदर ये पॉलिसी के अंदर क्या था कि राजा तो कौन बने रहेंगे, इंडियन, जो इंडियन रूलर है वही रहेंगे, लेकिन उसको जो वर्क जो इंडियन रूलर को करना होगा वो किसके अकॉर्डिंग करना होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना होगा। ये उनका था कि जो पॉलिसीज वो ब्रिटिश लाना चाहते हैं वो पॉलिसीज को लाएंगे उस किंगडम में, और जैसा वो टैक्सेशन सिस्टम है या और भी कोई सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग ही चलेगा। यस, अब हम थर्ड जो देखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। इसका जो अब उन्होंने वापस जो आर्मी को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया, ये हम द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड कंट्रोल वॉज एडॉप्टेड रिगार्डिंग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बैलेंस और कंट्रोल की जो एक पॉलिसी लेकर आए मिलिट्री सिस्टम, मतलब सेना के अंदर क्या सिस्टम लेके आए, उसको बैलेंस करना एंड कंट्रोल करना, कि जो वर्क हो वो बैलेंसिंग तरीके से हो, क्योंकि पहले वो बैलेंसिंग तरीके से उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग में वर्क नहीं किया था, इसी वजह से जो फेलियर हो गया था, जो रिवॉल्ट था 1857 का वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। यस, फिर आप लोग देखेंगे द proportion ऑफ द ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर वॉज इंक्रीज। अब जो है इंडियन सोल्जर को भी जो ब्रिटिश जो मिलिट्री थी उसमें पार्टिसिपेशन मिलने लगा। मतलब पहले हम लोगों ने देखा था कि जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो इंडियंस को बिल्कुल भी मिलिट्री में नहीं दे रहे थे, जगह नहीं दी, उन्हें कोई पोस्ट नहीं दे रहे थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे थे, उन्हें अनएम्प्लॉयड कर दिया था इंडियंस को। लेकिन अब क्या पॉलिसी लेके आए कि वो इंडियंस को भी क्या करने लगे, इंडियंस भी जो ब्रिटिश आर्मी उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट देने लगे वो अपनी आर्मी के अंदर। फिर देखिए artillery and other effective weapons of warfare were reserved for the British troops in India। इसके अलावा आर्टिलरी मतलब सेना में जो तोप चलाते हैं वो, और other effective weapons of warfare were reserved for the British troops in India। और अदर भी जो इफेक्टिव वेपन्स है, हथियार है, वो नए टाइप के जो न्यू इक्विपमेंट्स है या नए टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स है उन्हें क्या कर लिया गया, रेडी कर लिया गया। All key position in the army were reserved exclusively for the British। बट जो आर्मी में आज भी जो अच्छी पोजीशन है वो किसके लिए रिजर्व थी, ब्रिटिश के लिए। मतलब अंग्रेजी आज भी अच्छी पोस्ट जो होती है उस पर कौन बैठते थे, अंग्रेजी बैठते थे मिलिट्री के अंदर। सेना के अंदर जो कमांडर वगैरह की जो पोस्ट होती है उस टाइम सूबेदार है, रसीलदार, इनकी पोस्ट होती थी, तो उस पोस्ट पे कौन बैठते थे, अंग्रेजी बैठते थे। यस, फिर आप लोग देखेंगे the sepoy belonging to different castes and creeds were mixed up with different troops in such a manner that no sentiment of unity could arise among them। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक और जो चाल चली थी वो ये थी कि जो अलग अलग धर्म या कास्ट के सिपॉइज है, तो पहले क्या जैसे कि ये ग्रुप बनाया तो एक ही ग्रुप के अंदर वो सारे सेम कास्ट के, फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया उसमें सेम कास्ट या क्रीड या धर्म को मानने वाले लोग थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया, कि इनको मिक्सअप कर दिया, इनको अब क्या किया इन्होंने, इन ग्रुप्स को मिक्सअप कर दिया, इनको डिवाइड कर दिया, मतलब इन कास्ट के लोगों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या होगा कि जो ये यूनाइटेड फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, एक फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, और अगर एक फॉर्म में ये लोग नहीं होंगे तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने किया कि अंग्रेजों ने जो इंडियंस जो सोल्जर्स थे उन लोगों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, उनको अलग अलग जगह पर भेज दिया गया ताकि ये यूनाइटेड फॉर्म में ना रहे, क्योंकि अगर ये यूनाइटेड फॉर्म में रहेंगे तो अगेन क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई रिवॉल्ट करेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग या रिवॉल्ट ना कर सके इसके लिए उन्होंने इनको क्या किया, अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हम फोर्थ जो पढ़ेंगे कि सोलेमन प्रॉमिसेस मेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, कि क्या प्रॉमिसेस मेड किए गए पीपल ऑफ इंडिया से, प्रॉमिसेस जो उन्होंने किए थे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। यस, क्वीन विक्टोरिया इन हर प्रोक्लेमेशन 1858 promised to not to interfere with religious beliefs, social custom and tradition of the people। अब उन्होंने क्या प्रॉमिस किए भारतीय लोगों से 1858 में जो एक्ट लेकर आई, जो वहाँ की रानी थी, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम इंडिया के अंदर क्या एक तो धर्म को लेकर कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, उनके जो रिलीजन है, जिस धर्म को वो अडॉप्ट करना चाहे कर सकते हैं, जिस कस्टम को वो फॉलो करना चाहे, जो ट्रेडिशंस, जो रीति रिवाज है, जो त्योहार वो लोग मनाना चाहे वो मना सकते हैं, हम किसी में भी क्या नहीं करेंगे, इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। इस तरह का उन्होंने प्रॉमिस किया रानी विक्टोरिया ने इंडियंस से। सेकंड जो है
द क्वीन ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल हर सब्जेक्ट, दे बी इंडियन और यूरोपियन। अब जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। रानी ने मतलब प्रॉमिस किया कि वो जो भी लाइक अनजस्टिस नहीं होगा, इंडियंस के साथ क्या होगा, अन्याय नहीं होगा कि मतलब किसी भी चीज को लेकर अगर इक्वालिटी पे है, अगर जैसे किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया है, एक तरफ इंडियन है दूसरी तरफ कौन है, ब्रिटेन वाला है, तो उनको लेकर क्या होगा, हम इनजस्टिस नहीं करेंगे। अगर गलती इसकी है ब्रिटेन की है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा और गलती इंडियन की है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। हम किसी टाइप का अनजस्टिस नहीं करेंगे। इस टाइप का प्रॉमिस भी उन्होंने रानी विक्टोरिया ने किया था। फिर थर्ड वन देखिए, अ प्रॉमिस ऑफ एडमिटिंग ऑल इंडियन टू ऑल पोस्ट एंड जॉब इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस ऑफ क्रीड एंड वाज आल्सो मेड। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि इंडियंस चाहे किसी भी कास्ट के हो, उन्हें जो सारी पोस्ट पर क्या होगी, जॉब मिलेगी। अभी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि इंडियंस को जॉब देना बंद कर दिया था। जो हायर पोस्ट थी किसके लिए रिजर्व कर दी थी, ओनली अंग्रेजों के लिए। तो अब उन्होंने ये लॉ, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम क्या करेंगे, अब इंडियंस को भी उन पोस्ट पर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, यानी उन्हें भी हम क्या करेंगे, जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। फोर्थ जो हम देखेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अब क्या हुआ, नेशनलिज्म की भावना लोगों में, कि वो जो इंडिया को है अपना देश मानकर कि किस तरह से वर्क करेंगे। देखिए, द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय ब्रिटिश ऑलवेज रिमेन फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ द पीपल। लेकिन जो लोग हैं उनके मन में आज भी ये, उनके माइंड में ये फ्रेश मेमोरी थी, मतलब उन्हें याद था कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया था, अत्याचार किया था, हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। आज भी इंडियंस को ये याद था। Popular stories and songs in praise to Tatya Tope, the Rani Jhansi, and the other kept the memory heroic deeds alive। मतलब जो तात्या टॉपे और रानी की झांसी लक्ष्मीबाई, भले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इस तरह की स्टोरियां, इस तरह की कहानियां उन लोगों की थी, इस तरह के गीत उन लोगों के थे, इस तरह के सॉन्ग उन लोगों के थे कि वो लोगों को आज भी क्या है, देशभक्ति की भावना लोगों के मन में जगा रहे थे कि नहीं, हमें क्या करना है, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। चाहे अंग्रेजों ने कितने ही सारे प्रोमिस किए, बट जो इंडियंस था उनके माइंड सेट हो गया था कि अब हमें क्या करनी है, आज़ादी लेनी ही है ब्रिटिश से। और ये आज़ादी की जो भावना है कि ये हम फ्रीडम वाली जो फीलिंग है वो कौन लेके आए थे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने किस तरह से ब्रेवली फाइटिंग करी थी वॉर के अंदर, ये जो उनके इसको देखते हुए कि किस तरह से वो लोगों ने अपने देश के लिए अपने आप को क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था, अपने जान की भी कुर्बानी उन्होंने दी थी, सेक्रीफाइस अपनी लाइफ को कर दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रही थी अंग्रेजों को वापस से इंडिया से बाहर निकालने के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 became a symbol of challenge to the mighty British power in India। लेकिन अब 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों का भी यहाँ पर इंडिया में टिकना या इंडिया के अंदर सरकार चलाना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, या इंडिया के लोगों को कंट्रोल करना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। फिर देखिए, इट इंस्पायर्ड इंडियंस इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। तो जैसे जैसे वो उनके साथ और एक बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो ये जो इंडियंस थे उन्हें इंस्पायर कर रहा था कि नहीं, अब हमें क्या करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करनी है, वो इंस्पायर कर रहे था। ये सब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, कि जो ये जो रिवॉल्ट था इसका नेचर कैसा था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यस, देखिए क्या था नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, हम लोग यहाँ देखेंगे। द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैज बीन अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग हिस्टोरियंस। यहाँ ये बोल रहा था 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो जो ये मैटर है कंट्रोवर्सी, ये हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था। जो हिस्ट्री में इसे लिखा गया है, इसी आज हम इसे पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कहीं ना कहीं इंडिया की फ्रीडम के लिए। कि कहीं ना कहीं कहे तो इंडिया का जो फ्रीडम का जो फर्स्ट स्टेप था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, कि इंडिया ने जो अपनी आज़ादी के लिए पहला जो कदम उठाया था वो कहीं ना कहीं 1857 के रिवॉल्ट से ही उठाया था। यस, फिर देखिए, देयर आर डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन रिगार्डिंग दिस नेचर। तो इस जो नेचर को, इसके जो रिवॉल्ट को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, डिफरेंट व्यूज है उन लोगों के, अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं। सम हिस्टोरियंस रिगार्डेड it as the biggest armed resistance to colonialism in 19th century anywhere in the world, where others dismissed this immunity of this equal। कुछ हिस्टोरियंस, मतलब जो इतिहासकार है, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं हिस्टोरियंस,
उनका मानना है कि ये 19वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा, कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, जिन जिन देशों को, जिन जिन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में कर रखा था, तो 19वीं सेंचुरी में सबसे कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा कदम था। मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट है सबसे बड़ा रिवॉल्ट था अंग्रेजों के खिलाफ। ये कहीं पर भी, मतलब इतने देशों में से किसी भी देश ने, किसी भी कंट्री ने ये रिवॉल्ट नहीं किया था। फर्स्ट जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का इंडिया में हुआ था 19वीं सेंचुरी में। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं और कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि वो फेलियर भी मानते हैं। कि वो क्या मानते हैं कि जो हमारे जो मिलिट्री है, हमारे जो सिपॉइज है, वो सैनिक है, वो क्या हो गए, फेल हो गए हैं। फिर देखिए, वीडी सावरकर was the first Indian nationalist to call the revolt of 1857 as the first war of independence। जो वीडी सावरकर है, जो सावरकर है, उन्होंने फर्स्ट जो इसे नेम किया है कि ये पहली लड़ाई थी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए ये पहली लड़ाई थी। ये 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे क्या नाम दिया उन्होंने, देश के लिए पहली आज़ादी, या आज़ादी के लिए पहली लड़ाई, उन्होंने ऐसा बोला था। फिर है सुभाष चंद्र बोस रेफर टू इट्स सेम नेम। सुभाष चंद्र बोस ने भी यही बोला था कि यह देश की आज़ादी के लिए क्या है, फर्स्ट वॉर है, पहली लड़ाई है। फिर देखिए, अशोक मेहता वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड अबाउट द नेशनल चार्टर ऑफ द रिवॉल्ट। अशोक मेहता जो थे उन्होंने भी यही कन्विंस किया, इस रिवॉल्ट को बहुत बड़ा माना। उन्होंने भी यही बोला कि 1857 का जो रिवॉल्ट था बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट था। इवन सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ऑथर्स सच एज Mason and Kaye also had the view that the revolt of 1857 was organized campaign to drive out British from India। मतलब कुछ ब्रिटिश ने भी माना है कि ये बहुत ही बड़ी कैंपेन थी, ये अब बहुत ही बड़ा, उन्होंने बड़े लेवल पर इंडियंस ने क्या किया था, अंग्रेजों का रिवॉल्ट किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। यस, फिर हम लोग देखेंगे कि as against the above view, Sir John Lawrence was the opinion, जो सर जॉन्स थे उनका ओपिनियन क्या था इस रिवॉल्ट के बारे में, that it was mere sepoy impunity। ये सिपॉइज जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, मैंने आम लोगों ने विद्रोह नहीं किया था। उन्होंने इसे क्या नाम दिया कि ये जो विद्रोह किया था ये किसने किया था, सिपॉइज सैनिकों ने किया था। फिर देखिए, prominent historians such as R.C. Mazumdar and Hasan Sen also of the opinion that the movement of 1857 should not be termed as National War of Independence। इनका मानना था कि हम इसे नेशनल वॉर नहीं कह सकते, या आज़ादी के लिए पहली लड़ाई, जो नेशनल वॉर हम इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के लिए इसे लड़ाई हम इसे नहीं मान सकते। मतलब उन्होंने ये रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 की जो क्रांति हुई है, रिवॉल्ट जो हुआ था उसको क्या है, देश की लड़ाई मानने के लिए या स्वतंत्रता की लड़ाई मानने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। फिर हम लोग देखेंगे, टू सम अप वी कैन से दैट फॉर ओवर अ सेंचुरी द ब्रिटिश हैड बीन कॉन्क्वेरिंग द कंट्री बिट बाय बिट। तो इस तरह से जो ब्रिटिश है अब क्या कर रहे थे, अपनी जो कंट्री है हमारे देश पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे थे। एज ए रिजल्ट पॉपुलर डिसकंटेंट एंड हार्टेड against foreign rule have been gaining strength among the different section of Indian society। अब क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश थे वो हमारे लोगों के साथ और ही बैड बिहेवियर कर रहे थे, उन लोगों के अगेंस्ट थे। तो कहीं ना कहीं लोग और ज़्यादा क्या करते जा रहे थे, नफरत, हेटेड यहाँ जो बढ़ा है कि मतलब उनके मन में, इंडियंस के जो मन में है कहीं ना कहीं नफरत क्या होती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी लोगों के लिए। वो और ज़्यादा क्या करने लगे थे, अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे इंडियंस, और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अब हम क्या करें, जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, उन्हें हमारे देश से क्या निकालें, बाहर निकालें। एट फर्स्ट द क्राइसिस अपीयर्ड एज mere sepoy impunity, बट सून इन चार्टर चेंज इट बिकम ए नेशनल अपराइजिंग। बट उन्होंने उनकी जो पॉलिसीज ही ऐसी थी कि लोग खुल के सामने नहीं आ सक रहे थे, या जो उनका जो विरोध है वो ओपनली नहीं कर पा रहे थे इंडियंस जो थे। Yes, beside the sepoy, million of people took part in it. Those who could not openly raise arms, none cooperated with British and helped those who had taken up arms against the British। अब जो क्या करते थे, ब्रिटिश क्या करते थे, जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उन्हें क्या मिलता था, पनिशमेंट मिलता था, या उन्हें मौत की सजा मिलती थी, या किसी भी टाइप का वो लोग पनिशमेंट देते थे। लेकिन अब लोगों ने डिसाइड किया
या वो क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, और ओपनली वो खुले आम आकर के क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट होंगे, उनका विरोध करेंगे, तभी जाकर क्या होगा, हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। यस स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस समरी ऑफ द लेसन। हम लेसन की समरी देखेंगे कि जो क्रिश्चियनिटी थी, तो लोगों के मन में था कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म वो लोग फैला रहे हैं अंग्रेज, ये हम लोगों ने देखा था। यस, फिर जो हमने देखा था कि ड्यून ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, किस तरह से जो अंग्रेज है उन्होंने हमारे ट्रेड, हमारे बिजनेस को बर्बाद किया था, खत्म कर दिया था, और टैक्स लगा करके किस तरह से जो एग्रीकल्चर में वो लोग चाहते थे कि हम लोग फूड क्रॉप ग्रो ना करके ओनली कौन सी क्रॉप ग्रो करें, जो ट्रेड क्रॉप है वो, ताकि उससे किसको फायदा हो, अंग्रेजों को फायदा हो। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वो लोग लेके आए थे, एक्ट वो लोग लेके आए थे। फिर वो लॉ सैलरी, जो सिपॉइज थे, जो सैनिक थे, उन्होंने जो आर्मी के अंदर ना तो कोई अच्छी पोस्ट मिलती थी, उनकी जो सैलरी थी वो भी काफी लो थी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ जो राइफल्स वो लोग लेके आए थे, तो इसके ऊपर काउ का जो फैट है और जो पिग का फैट वो लगा कर लाए थे, तो इसने कहीं ना कहीं जो हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे उनकी जो फीलिंग को हर्ट किया था, और उन्होंने इसे यूज करने से मना कर दिया था इन राइफल्स को। फिर सम ऑफ द रीजंस ऑफ फेलियर, फिर जो रिवॉल्ट हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, उसके क्या रीजंस थे फेल होने के, कि जो आर्मी है इनडिसिप्लिन में थी, हमारे पास जो वेपन्स थे वो अच्छे नहीं थे, लीडरशिप प्रॉपर नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग हम लोगों के पास नहीं थी, तो इस वजह से रिवॉल्ट फेल हुआ। फिर रिजल्ट्स क्या रहे थे रिवॉल्ट के, वो हमने देखे थे कि इससे उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस ब्रिटिश ने हमसे किए थे, उनकी जो पॉलिसीज है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, वो चेंज उन्होंने करी थी। इसके अलावा जो उन्होंने वापस से अपनी जो मिलिट्री उसको रीऑर्गेनाइज किया था। फिर हमने देखा था कि जो हिस्टोरियंस हैं उनके क्या क्या व्यू थे, किस ओपिनियन उनके क्या थे, क्या विचार थे, कि किसने इस रिवॉल्ट के बारे में क्या बोला है, ये हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट, हम समरी है वो भी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज। फर्स्टली वी डिस्कस एमसीक्यूज। यस देखिए, ऑन विच डेट मंगल पांडे रिवॉल्टेड, ब्रिटिश ऑफिसर को कब मारा था, तो 29 मार्च 1857। सेकेंड वन, द सिपॉय एट मेरठ ब्रॉक इनटू ओपन रिवॉल्ट ऑन 10 मई को उन्होंने ओपन रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। Whom did the Sepoy choose as the leader of revolt 1857? तो बहादुर शाह जफर को लीडर चूज किया गया था। Who directed the operation of the revolt at कानपुर, कानपुर में कौन लीडर था, तो नाना साहेब लीडर थे। फिर who led the siege of fortress of झांसी, तो ह्यूज रॉस, किलाबंदी किसने करी थी झांसी में, ह्यूज रॉस ने। कुंवर सिंह ने कहाँ पर रिवॉल्ट को लीड किया था, बिहार में किया था। फिर who was the first Indian leader to all the revolt, call the revolt 1857 war of independence, तो वीडी सावरकर ने ऐसा बोला था कि यह पहला आजादी के लिए क्या था, लड़ाई की युद्ध था। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी डिस्कस फिलप्स। यस, फर्स्ट फिलप इज लॉर्ड डैश का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो रूल कौन लेके आया था, लॉर्ड डलहौजी। सेकेंड है डैश वॉज रिफ्यूज टू पेंशन, किसको ब्रिटिश ने पेंशन देने से मना किया था, तो नाना साहेब को। थर्ड है एनेक्सेशन ऑफ वॉज स्पेशली रेंटेड बाय द सिपॉय हु कम, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फोर्थ इज द एक्ट ऑफ चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कौन चेंज करा था, तो वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यस, नेटिव सिपॉयज कुड नॉट राइज अबाउट द रैंक ऑफ, मतलब उनकी जो रैंक है वो नहीं बढ़ा रहे थे, कौन सी रैंक, सूबेदार की रैंक। फिर द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट, तो इमीडिएट कॉज क्या था, तो इन्फेंट राइफल्स, जो उसका सबसे इमीडिएट कारण जो था उस रिवॉल्ट का। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज लॉर्ड वेल्सले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डिड नॉट परमिट द नेटिव प्रिंसेस टू अडॉप्ट हेरास, तो फॉल्स है ये। द नेटिव सिपॉय हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, आर्मी में क्या उनको प्रमोशन मिलता था इंडियंस को, तो फॉल्स है ये। द रिबेल मेड बहादुर शाह जफर देयर लीडर, ट्रू है ये। एट कानपुर रिवॉल्ट को किसने डायरेक्ट किया था, नाना साहब, ट्रू। बेगम हजरत महल इंस्पायर्ड द सिपॉय एट अवर, ट्रू, कि वहाँ पर जो इंस्पायर किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था अवर में। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ योर पार्ट 4 इज कंप्लीट। स्टूडेंट, तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड टू दिस वीडियो एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव नाइस डे।